अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप 10 पाकिस्तान और मैं हूं सईदा। नाज़रीन, शायद हम में से हर एक ने बचपन में ये कहानियाँ सुनी होंगी कि एक जादूगर की जान एक तोते में है। वो जादूगर, वो तोता तो शायद पुरानी कहानियाँ होगी, लेकिन आज भी शायद हम में से हर एक की जान एक तोते में है। मोबाइल की सूरत में या हमारे लैपटॉप की सूरत में हमारी ज़िंदगी की तमाम तर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशंस आजकल हमारे मोबाइल में शिफ्ट हो चुकी हैं। और जितनी हमने लोगों ने तरक्की की है या जितना हमारे लिए आसानियाँ क्रिएट हो गई हैं, उतना ही सिक्योरिटी को लेके, अपने डाटा की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी, तो बहुत सारे खदशात भी हमारे सामने आ चुके हैं। बहुत ज़रूरी है हमारे डाटा की सिक्योरिटी करना, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ हमारी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी। कैसे हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम उन तमाम तर नुकसानात से बच सकते हैं जो कि इस मौजूदा दौर में इस टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ जुड़े हुए हैं, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदनान मलिक साहब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कितना ज़रूरी है आज के दौर में हमारे लिए अपने इस डाटा को सेव करना, और क्या ये मुमकिन है? ह्यूमन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एक एरा गुजरी है, हमारी मल्टीपल दौर गुजरे हैं। उसमें सबसे पहले एक ज़री दौर गुजरा था जिसको हम एग्रीकल्चर एरा कहते हैं, जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर सब कुछ हुआ करता था। उसके बाद हमारे पास एक मिनरल रेवोल्यूशन का टाइम आया। तो मिनरल दौर के बाद, मिनरल एरा के बाद हमारे पास एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया जहाँ पे आपके पास ऑयल ही सब कुछ है। सो द कंट्री इज़ हैविंग गुड ऑयल, उसको इन्वेड भी किया जा रहा है और वही सबसे ज़्यादा रिच है। अब हमारे पास जो दौर आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो हमारे पास डाटा है, आपकी मीडिया से लेके, आपकी एकेडेमिया से लेके, और आईटी की जो कंपनी है वो तो डायरेक्टली डाटा ही पे डिपेंडेंट है। अब इसको सिक्योर करना कितना मुमकिन है हमारे लिए, इस पे बातचीत हो सकती है। तो सबसे पहले तो इसको समझिए कि डाटा जहाँ पे होगा, बिकॉज इट्स द न्यू ऑयल, वहाँ पे आपके पास साइबर क्रिमिनल आते हैं जिसको हम हैकर्स भी कहते हैं। वो आपके डेटा के पीछे पड़े होते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल आपका डेटा है बैंक के पास, सो हैकर्स विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा। ठीक है, आपके पास आपकी सोशल मीडिया फ़ोटोज़ या आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ हो गई, हैकर्स उसके पीछे पड़े हैं, या साइबर क्रिमिनल्स उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो डिफरेंटली आपको डैमेज कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको बुली कर सकते हैं, आपकी रिपुटेशनल डैमेज हो सकती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल, चाहे कंपनी है, टू सिक्योर दियर डाटा। अब ये कितना मुमकिन है? तो अगेन इसकी बड़ी प्रोसीजर्स हैं टू सिक्योर योर डाटा, और इसके लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स लोग हायर करते हैं। लेकिन अगर एक इंड यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से हम देखें, सो हमारे पास एक साइबर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सिक्योर आवरसेल्फ। जब हम हैकर्स की बात करते हैं तो दो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। हम हैकर्स कहते हैं एंड देन हम एथिकल हैकर्स की बात करते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क होता है, और क्या दोनों इक्वली हमारे डाटा के लिए एक ख़तरा है, या हम किसी एक साइड से अपने आप को सिक्योर भी समझ सकते हैं? तो इसके लिए हमें हैकिंग का बैकग्राउंड समझना होगा। इनिशियली हैकर्स वो द पीपल, एक स्टीरियोटाइप कैरेक्टर हुआ करता था जो कि बैड गाय होता था, और वो कंपनीज़ की रिपुटेशन या उनका डेटा लीक करता था, या डेटा ब्रीचेस में इन्वॉल्व होता था, या किसी गवर्नमेंट के पीछे वो कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक करता। सो इट वाज अ बैड थिंग टू डू। इसके बाद हमारे पास एक मेन स्ट्रीम फील्ड आ गई जिसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। अब जो साइबर सिक्योरिटी में लोग काम कर रहे हैं उनको हम कहते हैं इथिकल हैकर्स। सो इथिकल हैकर्स आर द गाय हु आर हैकर्स एक्चुअली, लेकिन उनको कंपनीज, गवर्नमेंट्स या इंडिविजुअल वो खुद ही हायर कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू सिक्योर दियर डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हैकर से बचना है तो आपने हैकर की तरह सोचना है। सो दैट्स वेयर द एथिकल हैकिंग टर्म जो है वो कॉइन हुए हैं हमारे पास। सो दीज आर द हैकर्स जिनको आप खुद परमिशन देते हैं, लेकिन वो आपकी कमज़ोरी, आपकी सिस्टम या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते अपने मफादात के लिए, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कंपनीज़ में जहाँ पे भी लूप होल होंगे उनको अपने पर्पसेस के लिए या अपने इंटेंट्स के लिए उसको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। इथिकल हैकर्स हमारे पास जो होते हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करते, वो रादर देन आपको सिक्योर बनाते हैं, जिसको हम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स भी कहते हैं। अगर हम हैकिंग की बेस की तरफ जाएं या उसकी थिंकिंग की तरफ जाएं, तो मेन पर्सपेक्टिव जब हम बात करते हैं कि कंपनीज़ की हद तक तो चलें, हम ये समझ सकते हैं कि आप उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या आप उनके डाटा को अपने किसी माशी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पर्सनली जो है लोगों के डाटा को भी हैक
हैक किया जा रहा है, एक सेलिब्रिटीज़ या जो वो लोग हैं जिनके डाटा को हैक करने से शायद आपको कुछ कम है, लेकिन एक आम आदमी का डाटा भी उससे सिक्योर नहीं है, तो उसकी रीजंस क्या होती हैं? कौन से लोग होते हैं जो कि हैकर्स के लिए एक अट्रैक्शन होते हैं? उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जी, तो जहाँ पे हमारे पास मनी या फाइनेंस इन्वॉल्व है वहाँ पे हैकर सबसे ज़्यादा जाते हैं। सो अगेन एक इंडिविजुअल लेवल की अगर हम बात करें, सो आपका फ़ोन नंबर मुझे रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले मैं आपका फ़ोन नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि शायद आप इजी पैसा यूज़ कर रहे हैं या आप चेस कैश यूज़ कर रहे हैं या सम हो आपका उसी मोबाइल पे आपका बैंक अकाउंट है। तो जहाँ पे आपकी फाइनेंस इन्वॉल्व होती है वहाँ पे साइबर क्रिमिनल का इंटरेस्ट भी होता है। और साइबर क्रिमिनल का इंटरेस्ट सिर्फ फाइनेंशियल गेन नहीं होता, वो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। वो आपकी रिपुटेशनल डैमेज भी हो सकती है, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकते हैं। मेरे पास अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मैं डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। आपकी जो करियर है उसको डैमेज कर सकता हूँ, आपकी इवन फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसको अफेक्ट कर सकता हूँ। और अगेन रेपुटेशनल डैमेज इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर साइबर क्रिमिनल्स। हैकर्स के लिए शायद हमारे पास फाइनेंशियल मोटिव्स हों, लेकिन फॉर साइबर क्रिमिनल्स इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग, जहाँ पे वो या आपको रेपुटेशन डैमेज करना चाहते हैं, या आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, या आपके लाइफ में कुछ काइंड ऑफ रिवेंज चाहते हैं। अच्छा सर, आज हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, हम में से हर शख्स कुछ कम यूज़ करते होंगे, कुछ ज़्यादा यूज़ करते होंगे, लेकिन हम में से हर शख्स या अपने प्रोफेशनल मकसद के लिए या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बेस के ऊपर हम सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऐप्स यूज़ करते हैं। और हम ये देखते हैं कि शायद हमारा सोशल मीडिया वो एक होता है जो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। आपके इंस्टा से, आपके फेसबुक से आपकी पर्सनल पिक्चर्स ली जाती हैं, या आपका डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है, इंफॉर्मेशन ले ली जाती है और उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। क्या उस डाटा को जो आप अपनी मर्ज़ी से अपने सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं, सेव करना, सिक्योर करना पॉसिबल है? अच्छा, सबसे पहले अगर इसको जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें अगर उसके पर्सपेक्टिव से समझें तो फेसबुक आप फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल आप फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि यू आर द प्रोडक्ट हियर। आप अपना डेटा दे रहे हैं गूगल को, आप अपना डेटा दे रहे हैं फेसबुक को या इंस्टाग्राम को, तो वो उसी डेटा के मुताबिक आपकी एक डेमोग्राफिक्स, आपकी एक बिहेवियर, आपकी एक एटीट्यूड या बिहेवियर पैटर्न्स बनाता है। उसी के मुताबिक वो आपको एड शो कर रहा होता है। तो उनके लिए तो एक फाइनेंशियल मोटिव्स हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम उसको सेव करना चाहें फ्रॉम अदर साइबर क्रिमिनल्स या अदर हैकर्स, तो येस वी कैन डू। हमारे पास मल्टीपल सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग्स होती है जिनको हमने फॉलो थ्रू करना होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास है अच्छा पासवर्ड। सो नॉर्मली यूज़र्स अपना पासवर्ड जो है काफ़ी वीक रखते हैं, या पाकिस्तान 123 या समथिंग, मेरा नाम 321, जो कि बड़ा ईजी होता है क्रैक करना किसी भी हैकर के लिए। तो अगर आपका पासवर्ड सिंपल है तो इट टेक्स सेकंड सम टाइम टू क्रैक इट। अगर आपका पासवर्ड जितना मुश्किल होता जा रहा है उतना ही साइबर क्रिमिनल के लिए मुश्किल है आपके अकाउंट को एक्सेस करना। लेकिन अगेन, पासवर्ड इज़ नॉट द ओनली फैक्टर इन सिक्योरिटी। इसके बाद भी हमारे पास और लेयर्स आती हैं सिक्योरिटी की। फॉर एग्जांपल, डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि डिफरेंट डेटा ब्रीचेस होती हैं जिसमें आपकी ईमेल और पासवर्ड लीक हो जाती है। तो अब फॉर एग्जांपल आपका ईमेल और पासवर्ड मेरे पास आ गया, सो आई कैन एक्सेस टू योर अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि इवन अगर मेरे पास आपका पासवर्ड और ईमेल भी है, स्टिल मैं आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज आपके पास 2FA लगा हुआ है। इसी तरीके से आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स हो गई हैं। आप अपने पोस्ट कहाँ पे शेयर कर रहे हैं, किस ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, जियो टैगिंग कर रहे हैं कि नहीं, मैं किस वक्त पे किस होटल में खाना खा रहा हूँ मैं उसको जियो टैग कर देता हूँ, मैं अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पब्लिक को दे रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सम टाइम हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि जहाँ फीमेल का कोई भी फीमेल होती है उसकी पिक्चर्स लीक हो जाती है फ्रॉम हर इंस्टाग्राम। अब जब हम पूरा केस स्टडी कर लेते हैं, सो उसका अकाउंट प्राइवेट होता है और उसके साथ कुछ ही लोग उसके फॉलोइंग में होते हैं, मतलब उसके अपनी ही दोस्त, और उसने वो पिक्चर्स किसी के साथ शेयर भी नहीं की थी, बट समहाउ इट गॉट लीक्ड एंड शी इज़ गेटिंग ब्लैकमेलिंग मैसेजेस। ये सबसे ज़्यादा आजकल हो रहा है, स्पेशली हमारे यूथ के साथ। ऐसा ही है। जब हमने डिग डाउन किया तो हमें पता चला कि उसके एक दोस्त का अकाउंट कंप्रोमाइज़ हुआ था, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे इंस्टाग्राम, सो इट वाज वेरी इजी फॉर द हैकर टू सी द अदर पीपल फोटोज़ देयर एज वेल, जो कि एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। सो अगेन, आपकी सिक्योरिटी ना सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है बल्कि द पीपल जो आपके साथ एडेड हैं
आपके प्राइवेट अकाउंट पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके स्नैपचैट पे, उन पे भी डिपेंडेंट है। समहाउ हमारे पार्टीज़ और इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे शायद आप तो पिक्चर नहीं ले रहे हैं, बट समहाउ समबडी टेक ए स्टोरी, टेक ए पिक्चर, वो अपनी प्रोफाइल पे जाके शेयर कर देते हैं। वहाँ से कोई उसको पिक करके, उसको फ़ोटोशॉप करके आपको अप्रोच करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे कुछ चीज़ें डिमांड करते हैं, वेदर इट्स फाइनेंशियल मोटिव्स। समटाइम ऐसे भी होता है कि they want to build a relationship with them. So again, privacy it's a kind of myth. इसके लिए बड़ी आपने डेली बेसिस पे साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस और प्राइवेसी सेटिंग्स आपने रेगुलर बेसिस पे देखनी होती है अपनी। क्या इसका हाल सिर्फ यही रह जाता है कि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल ही ना करें, या आप अपनी चीज़ें वहाँ पे पोस्ट ही ना करें, या इसका कोई सिक्योर तरीका भी हो सकता है? मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप सोशल मीडिया ना इस्तेमाल करें, बिकॉज इट्स नीड ऑफ एन आवर। बहुत ज़रूरत है। आप प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बड़ी सोशल मीडिया की यूजेज होती है, आप दुनिया से कनेक्ट होते हैं, सो आप डिनाई नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी को। यू नीड टू यूज़ इट, लेकिन कैसे सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा द इंटरनेट वर्ल्ड। हमें एक बच्चे को जब मोबाइल उसके हाथ में होता है तो उसको एक बड़ा फैंटेसाइज वर्ल्ड लगता है कि मैं दुनिया भर की वीडियोस देख रहा हूँ, फ़नी वीडियोस, किड्स वीडियोस, अच्छा डॉग खेल रहे हैं बॉल के साथ, या पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, एंड आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। सो बड़ा एक फैंटेसाइज वर्ल्ड होता है, लेकिन इसका डार्क साइड हमें समझना होगा। आप जो डेटा ऑनलाइन आपका जा रहा है या जो मोबाइल आपके साथ हैं, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो सबसे पहले तो इसमें पेरेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों को समझाएं बिफोर हैंडिंग ओवर ए मोबाइल टू देयर किड्स। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम फर्स्ट जनरेशन हैं जो कि एक्सपोज हुए हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को, तो हादसात होंगे। जिस तरह मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट टाइम पे जो कार बनी थी तो उसकी एक्सीडेंट इवन 30 किलोमीटर पर हावर में भी एक्सीडेंट हुआ करते थे, बिकॉज फर्स्ट टाइम एक चीज़ थी। सो ये जो सारे एक्सीडेंट्स, ये जो सारी चीज़ें जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि हम फर्स्ट जनरेशन हैं। तो सिक्योर कैसे रखना या सिक्योरली यूज़ करना, दैट इज़ नंबर वन थिंग। सो सबसे पहले तो आपको समझना है कि आईटी के वर्ल्ड को और इंटरनेट को आपने समझना है, उसके डार्क साइड को समझना है। फिर उसमें जो साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई एप्लीकेशन, मैंने डाउनलोड कर दी, तो मुझे पता होना चाहिए ये मोबाइल एप्लीकेशन किसने बनाई है, इसके प्राइवेसी सेटिंग्स क्या हैं, ये मुझसे कौन कौन से परमिशंस डिमांड कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई कैलेंडर ऐप डाउनलोड कर दी और वो मुझसे कैमरा की परमिशन मांग रहा है, सो कैलेंडर ऐप को कैमरा एक्सेस क्यों चाहिए। सो इन चीज़ों को समझना कि अपने प्राइवेसी सेटिंग्स को समझना, अपने ऐप्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिजिटल मैनुअल। जिस तरीके से मैं अगर एक एयर कंडीशन लेके आता हूँ और उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने रूम में, तो मैं मैनुअल पढ़ता हूँ। इस तरीके से आपने एक मैनुअल पढ़ना होगा जिसमें आपने देखना है ये ऐप बनाई किसने है, ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आया है, इसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, उसकी रिव्यूज़ पढ़ें जाके, उसके परमिशंस देख ले, उसके प्राइवेसी सेटिंग्स देख ले, ये अपनी सिक्योरिटी पे कितना स्पेंड कर रहे हैं ये कंपनी, तो उसी के मुताबिक आप अपने सॉफ्टवेयर्स, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो हैं पर्टिकुलरली, उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा हैकिंग अटेम्प्ट्स जो आजकल हो रहे हैं वो क्रैक सॉफ्टवेयर्स की वजह से हो रहे हैं। ये क्रैक सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और इनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? और फिर अभी जैसे आपने बात की एप्लीकेशंस की परमिशंस के हवाले से, हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, उसके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस, आपकी गैलरी को एक्सेस, आपकी तमाम तर चीज़ों को एक्सेस तो वो मांगते हैं, और जब आप एक्सेस नहीं देते हैं तो वो एप्लीकेशन आप के पास काम नहीं करती है। और बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनको आपको यूज़ करना भी मैंडेटरी होता है। उसके तो अगर आपने एक एप्लीकेशन यूज़ भी करनी है, आप उसको वो परमिशन नहीं देना चाहते हैं लेकिन देने पे मजबूर हैं, तो उसके क्या तरीके होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो सबसे पहले क्रैक सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो आपके पास एक मेन एप्लीकेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे आप विंडो 10 इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन उसका एक लाइसेंस होता है जो कि आपको परचेज़ करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वो कीमत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डॉलर्स में होती है, कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ऐसा ही है। तो उसके लिए फिर लोग क्रैक यूज़ करते हैं। सो क्रैक इज़ लाइक मॉडिफाइड वर्जन जो कि आपको फ्री में वही सर्विसेज दे रही होती हैं। अब वो क्रैक जो होता है उसमें मॉडिफिकेशन हुई होती है ऑन द रूट लेवल, और तभी आप उसको फ्री यूज़ कर पा रहे होते हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि साइबर क्रिमिनल्स वो मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं और आपको एक फ्री सर्विस दे रहे होते हैं जो कि पेड सर्विस है। मिसाल के तौर पे मैं नेटफ्लिक्स यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे $9 पर मंथ डिमांड कर रहा है जो कि मैं पे नहीं कर सकता, तो मैं उसके बदले कोई थर्ड पार्टी साइट्स मैं गूगल करूँगा अल्टरनेटिव ऑफ नेटफ्लिक्स फ्री, तो वो ज़्यादातर साइबर क्रिमिनल्स मैनेज्ड होते हैं, उन्होंने बनाए होते हैं, तो वो आपको फ्री सर्विस तो दे रहे हैं
लेकिन उसके बदले में या तो आपके मेलवेयर डाउनलोड हो जाता है या आपकी सिस्टम का एक्सेस उनके पास चला जाता है। मीन्स इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं है और अगर आपको मिल रहा है तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। ऐसा ही है। तो हम अक्सर इंटरनेट की दुनिया में हम कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग एज फ्री लंच इन द इंटरनेट। सो कोई भी इंटरनेट पे कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए या तो पे करना है वाया योर डेटा या वाया करेंसी। तो ऐसा ही है, ये है क्रैक सॉफ्टवेयर जिसको हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली प्ले स्टोर से ही चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा ये क्रैक्ड है और ये जो है ओरिजिनल है? प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन है जो कि एक प्रीमियम वर्जन आपको परचेज करना पड़ रहा है उसके लिए और आप नहीं पे करना चाहते हैं, तो नॉर्मली आप गूगल पे जाके लिखते हैं कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, या मुझे ये वाला एप्लीकेशन, मुझे नेटफ्लिक्स चाहिए फ्री वर्जन में। सो वो थर्ड पार्टी साइट्स होते हैं एग्जैक्टली जो कि आप ख़ुद वहाँ विज़िट कर रहे होते हैं। जब आप उनको विज़िट करते हैं तो आपको वही मूवी या वही सब्सक्रिप्शन या वही फीचर्स जो कि प्रीमियम थे जो आपको फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन अगेन उनके साथ मेलवेयर अटैच होते हैं जो कि डाउनलोड हो सकते हैं, वो आपके सिस्टम के डेटा को इनक्रप्ट कर सकते हैं, फिर उसके लिए आपको रैंसम पे करना पड़ेगा। तो ये सारे साइबर क्रिमिनल, ज़्यादातर इसमें से साइबर क्रिमिनल मैनेज्ड होते हैं। तो आपको पता चल जाता है क्रैक सॉफ्टवेयर का ऐसे कि जो ऑफिशियल वर्जन है, अगर उसके अलावा कोई भी वर्जन है आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तमाम एप्लीकेशंस में परमिशंस हैं और वो आपके कैमरा से लेके आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरी, तमाम चीज़ों तक एक्सेस आपसे मांग रहे हैं। अब अगर आपको वो एप्लीकेशन नीडेड भी है, आप वो परमिशंस नहीं देना चाहते हैं, तो उसका कोई तरीका है? अच्छा, तो नॉर्मली जैसे जिस तरीके से मैंने बात की कि डिजिटल मैनुअल आपको पढ़ना चाहिए कि ये बनाया किसने है, इसके प्राइवेसी सेटिंग्स क्या हैं, ये कौन से परमिशन मुझसे डिमांड कर रहा है। अब जैसे मैंने मिसाल दी कि कैलेंडर आपने इंस्टॉल कर दिया और वो आपसे परमिशन मांग रहा है कैमरे की, जो कि कोई सेंस नहीं बनती उस चीज़ की, तो कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती, तो आपने डिनाई कर देना है और आपने वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करनी है। उसके बदले आप जाके गूगल पे या प्ले स्टोर पे कोई और एप्लीकेशन देखें जो कि वैलिड है या जो कि एक ट्रस्टफुल ऑर्गेनाइजेशन ने या सॉफ्टवेयर हाउस ने बनाया हुआ है, तो आप उसका अल्टरनेटिव देख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उसको परमिशन के लिए। अगेन फॉर एग्जांपल आपने कोई फ़ोटो एडिटिंग ऐप डाउनलोड की है, तो उसको आपकी गैलरी का एक्सेस चाहिए क्योंकि वो आपकी फ़ोटोज़ ले रहा है और उसको एडिट कर रहा है, तो वहाँ पे आपके पास एक लॉजिकल रीज़न है उसको परमिशन देने की। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आपको कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, तो आप उसको डिनाई करें और उसके अल्टरनेटिव्स देखें कि कोई ट्रस्टफुल सॉफ्टवेयर जो कि किसी और ने बनाया है, किसी वैलिड कंपनी बनाया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए मोबाइल के यूज़ को सिक्योर कैसे कर सकते हैं कि हम उन्हें इन तमाम चाहे वो अनएथिकल हैं, चाहे वो रिलीजियसली हमारे लिए मुनासिब नहीं है, चाहे वो कुछ ऐसे, अब हमने गेम्स भी ऐसी देखी हैं कि जो मार धाड़ और वायलेंस और इन तमाम चीज़ों को, तो ये अगर हम अवॉइड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो जो बच्चों के लिए एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब अपने बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें हर किस्म का कंटेंट आ रहा है, उसमें कुछ एक्सप्लिसिट कंटेंट है जो कि एडल्ट के लिए बना है, जो कि बच्चे को नहीं देखना चाहिए, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अब जैसे यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनीज़ हो गई, उन्होंने बच्चों के लिए एक नया वर्जन निकाला है, तो यूट्यूब फॉर किड्स या गूगल फॉर किड्स। इस तरीके से इंस्टाग्राम में बड़ी, अगर आप अंडर 18 हैं तो आपकी जो नॉर्मल फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स आपको अलाउ ही नहीं होते हैं, या आपका जो कंटेंट एल्गोरिथम्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है, आपको वो अंडर 18 वाला ही कंटेंट शो कर रहा है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो क्या ये कोई अलग सी ऐप होती है या उसी ऐप के अंदर कोई फंक्शंस होते हैं? अच्छा, इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कुछ ने अलग ही बनाए हैं, जिस तरह यूट्यूब फॉर किड्स एक अलग एप्लीकेशन है, कुछ हैं जो कि उसी एप्लीकेशन में जैसे ही आप अपना आपकी एज अंडर 18 होती है तो वो डायरेक्टली आपके वो फीचर्स एक्सेस देता है जो कि अंडर 18 के लिए होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनमें एक फ़ीचर होता है पेरेंटल कंट्रोल का। जैसे अगर आप टिकटॉक आपका बच्चा यूज़ कर रहा है तो आपके पास पूरा एक्सेस है, पेरेंटल कंट्रोल का एक पूरा फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए। ये तमाम ऐप्स में होता है? ज़्यादातर ऐप्स में होता है, जो बिग कंपनीज़ ने बनाई है। स्मॉल लेवल की ऐप्स में इतनी लेवल की उन्होंने फीचर्स नहीं ऐड किए होते हैं, लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, टिकटॉक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, उनके पास, या गेम्स वगैरह जिस तरीके से आपने बात की, तो उनमें पेरेंटल कंट्रोल मूड्स मस्ट होते हैं। तो पेरेंटल कंट्रोल जो है वो पेरेंट्स को ये अथॉरिटी देते हैं कि वो मॉनिटर कर सके अपने बच्चे को,
और कोई कंटेंट अगर वो अपने बच्चे से हाइड करना चाहता है, कोई पर्टिकुलर एरिया वो हाइड करना चाहता है, तो ये सारी फीचर्स पेरेंटल कंट्रोल में उसको एक्सेसिबल होती हैं। क्या कभी हमारे एकेडेमिया से किसी ने आपसे कांटेक्ट किया हो, या हमारे पेरेंट्स इस बारे में क्या वाकई में सेंसिटाइज्ड हैं, वो इस बारे में शऊर रखते हैं, या ज़्यादातर जो हम लोगों ने आम जिंदगी में देखा है इन तमाम तर चीज़ों को शायद पेरेंट्स उतनी तवज्जो नहीं देते हैं? ठीक है जी, आपने उनको एक आम यूट्यूब दिया हुआ है, आप उसको और कह रहे हैं हम हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं, तो क्या वो हिस्ट्री में जाके देख लेना काफ़ी है? नहीं, बच्चे को मॉनिटर करना हिस्ट्री से नहीं, बिकॉज बच्चे आर मोर स्मार्टर दैन द पेरेंट्स दीज डेज एंड पर्टिकुलरली इन टेक्नोलॉजी। तो आप नहीं कर सकते हैं, उसको पासवर्ड रखना भी आता है, उसको इनकॉग्निटिव मोड का भी पता है, और उसको वो सारी फीचर्स का पता है जो भी प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड नहीं पता। ऐसा ही है। तो जस्ट बिकॉज आप हिस्ट्री जाके देखते हैं इट डजंट मीन कि आप मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, अगेन मॉनिटरिंग और स्पाइंग में भी बड़ा डिफरेंस है। पेरेंट्स को कभी स्पाई नहीं करना चाहिए ऑन द किड्स। मॉनिटरिंग के एक अलग उसूल हैं जो कि उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि पेरेंट्स कितनी सीरियस हैं इस मामले में, तो ज़्यादातर पेरेंट्स अगेन जिस तरीके से मैंने बताया, वी आर द फर्स्ट जनरेशन जो कि एक्सपोज हो रहे हैं टू दिस न्यू एरा, तो ज़्यादातर पेरेंट्स को नहीं पता। और ज़्यादातर जो इनसे मेरी बातचीत हुई है वो ये कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। ये अच्छी बात है कि उनको अच्छा गुमान है, लेकिन नॉर्मली आप बच्चे जिसको सारी दुनिया की एक्सेस हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक बच्चा 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, वो एक मल्टी कल्चर और ग्लोबल लेवल पे जो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उसको एक्सपोज हो रहा है। अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट के एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा फैली जाती है। जिस तरीके से एक स्टेटिस्टिक है कि एक फेक न्यूज़ 9 टाइम्स ज़्यादा फास्टर फैलती है देन अ गुड न्यूज़। और इंटरनेट पे आपने ये चीज़ बड़ी नोटिस की होगी कि जितनी भी बैड या वायलेंस या ट्रिगरिंग न्यूज़ होती है, सेंसिटिव सेंसेशनल न्यूज़, तो वो ज़्यादा फैलती है। तो इसलिए जो आपका न्यूज़ फीड होता है वो ज़्यादा सेंसेशनल ट्रिगरिंग न्यूज़ टाइप कंटेंट होता है जो कि बच्चा कंज्यूम कर रहा है। क्या ये जो हमारे बिहेवियर्स हैं, ये जो व्लॉगिंग्स हैं, ये हमारी पर्सनल लाइफ को, और फिर चूँकि हमारा अपना एक मुआशरा है, हमारी अपनी एक तहजीब है, हमारी अपनी कुछ कदरें हैं, क्या ये चीज़ें उनको डैमेज नहीं कर रही हैं? हम वो जनरेशन है जो कि हर अपनी एक्टिविटी को फ्रॉम और फूड, अगर मैं इवन स्टडी कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं स्नैप बनाऊँगा, उसके बाद आई विल गो एंड स्टडी। मैं जिम जा रहा हूँ, मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सो वी आर पुटिंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और रोज़ाना की बुनियाद पे हम बहुत सारी पिक्चर्स ले रहे होते हैं। अभी डव एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक कॉन्फिडेंस रिपोर्ट, बॉडी कॉन्फिडेंस रिपोर्ट के नाम से उनकी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहते हैं कि कोई भी फीमेल अपनी एक सेल्फी अपलोड करने से पहले वो 15 सेल्फियाँ लेती हैं। दैट्स एन एवरेज। तो आप इमेजिन कीजिएगा कि हमारा टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, नंबर 1 थिंग, और टाइम कंजम्पशन के अलावा हमारी कितनी एनर्जीज कहाँ पे लग रही है। और हमने इसको बड़ी सस्ती शोहरत का, जिसको शोहरत चाहिए, जिसको चाहिए, उनके लिए बड़ा आसान तरीका है। ऐसा ही है। और शोहरत के पीछे लोग ऐसे पड़े हुए हैं टू गेट फेमस, टू गेट व्यूज़, टू गेट वीडियोज़, के वो कुछ भी कर रहे हैं। और अब रिसेंटली अगर पर्टिकुलरली टिकटॉक्स और ये शॉर्ट वर्जन फॉर्मेट जो हैं हमारे पास कंटेंट के, 6 सेकंड वाली वीडियोज़ या 30 सेकंड्स वाली वीडियो, इसने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया कंटेंट कंजम्पशन भी। तो कोई बोर नहीं हो रहा था, हर सेकंड पे मुझे कोई नई चीज़ मिल रही है, और वो हर सेकंड पे हमारी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बना रही है। ऐसा ही है, ऐसे ही बिल्कुल। तो हम अपना वो कंटेंट, इस पे मैं केस स्टडीज़ हैं काफ़ी मेरे पास, किसी का डेटा लीक हो गया, सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसी से ही गलती हुई होती है। उसने कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन पुट किया होता है जो कि उसके लिए मसले का बायस बना होता है। अक्सर हैकिंग अटैम्प्ट्स होती रहती है, और जब हम डिग डाउन करते हैं तो अल्टीमेटली उसी की गलती होती है। अच्छा सर, ये तो बात हमने की अपने हवाले से कि मैं अपनी व्लॉगिंग्स में अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर रही हूँ और वो, लेकिन आपको इनके एथिक्स की के हवाले से भी कुछ यकीनन बात होगी, तो हम वो इस एथिकल वैल्यू पे बात करना चाहेंगे कि हम अपना तो एक व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन उस व्लॉग में अगर 10 लोग पीछे बैठे हुए हैं, आप अपनी पिक्चर बना रहे हैं, आप अपनी वीडियो बना रहे हैं, आप वो चीज़ें, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं, यू वांट टू टैग योर सेल्फ, और साथ में आप उन लोगों को भी टैग कर दें, तो ये जो आपकी आज़ादी इजहार राय और दूसरों की आज़ादी इजहार राय, दूसरों की प्राइवेसी को भी जो आप ब्रीच कर रहे हैं, इसकी एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, और क्या हमारे साइबर सिक्योरिटी में इसके हवाले से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं? अच्छा, एथिकली बड़ा रॉन्ग है,
लेकिन इवन अगर कोई एथिकली बात नहीं करना भी चाहता तो लीगली इट्स रॉन्ग। पीका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है हमारे पास, जहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपके कंसेंट के बगैर आपकी वीडियो या इमेज, बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड वाइड दीज लॉज एग्जिस्ट, तो ये आपके डिजिटल राइट्स हैं कि आपके कंसेंट के बगैर आपकी वीडियो या आपकी कोई इमेज नहीं निकाल सकता और ना उसको पब्लिश कर सकता है। इस पे सख्त सज़ाई भी हैं जो कि पीका में मेंशन्ड है। और इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, बाकी भी गवर्नमेंट्स या बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं कि जो अपनी कवानीन है डिजिटल राइट्स के मुताबिक, सो इट्स अ क्राइम। सर हमारे पास, हम में से हर एक इंसान के पास हर रोज़ ढेरों मैसेजेस आते हैं, आप फ़लाँ इनाम जीत गए हैं, या इंफॉर्मेशन के नाम पे स्पैम्स जिसको आप कहते हैं कि अब कुछ मोबाइल्स में तो ये सॉफ्टवेयर आ गए कि जो आपका स्पैम डिटेक्ट कर लेते हैं, कुछ अभी भी नहीं कर पाते हैं। इन मैसेजेस की ऑथेंटिकेशन के क्या तरीके हो सकते हैं, या ये जो स्पैम्स हैं जो आपको, अब ज़ाहिर है अगर आपने एक मैसेज आपके पास आया है और वो आपने स्पैम ओपन कर लिया है तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, आपका मोबाइल कितना रिस्क पे आ सकता है? अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आपको मैसेज कैसे रिसीव हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज रिसीव हुआ है कि आपने इनाम जीता है, तो नॉर्मली ऐसे जो स्कैम्स होते हैं ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कॉल बैक करें या इस टाइप की चीज़ें ऐसा ही है। लेकिन इसके थ्रू और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसमें फिशिंग भी हो सकती है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक भी हो सकता है, आपको कोई लिंक भी प्रोवाइड हो सकते हैं उस मैसेज में जिस पे क्लिक करके कोई शॉर्ट सी फाइल होती है आपके बैकएंड पे डाउनलोड हो जाती है, आपको पता भी नहीं लग जाता, जो कि अगेन मैलवेयर होती है। या किसी आपको फेक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करती है जो कि आपको बड़ी ऑथेंटिक लगती है, आपकी बैंक की वेबसाइट हो सकती है, आपकी एकेडेमिया के पोर्टल हो सकता है, या आपके सोशल मीडिया पोर्टल, आपको एग्जैक्टली वही पेज लग रहा है जिसको हम फिशिंग कहते हैं। तो आप अपनी क्रेडेंशियल्स जब वहाँ पुट करते हैं सो अल्टीमेटली हैकर्स के पास चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जिस एसएमएस की आप बात कर रहे हैं ये ज़्यादा फाइनेंशियल कैटेगरीज में आती हैं, जहाँ पे आपको एक मैसेज आता है कि आपने आईफोन जीता है या आपकी गाड़ी आई है जीतो पाकिस्तान में और आप इस पर कॉल करें। तो समहाउ हमारे नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमने कहीं ना कहीं लीक हो जाते हैं। समटाइम हम शॉपिंग कर लेते हैं वहाँ से, हमारा नंबर, कंपनीज के पास एक लिस्ट मौजूद होती है, रैंडम एक चीज़ें तो मौजूद हैं, तो हमारा जो नंबर एक दफ़ा उनके पास चला गया तो वो उसके लिए मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पैमिंग और स्कैम्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू अगर आप उनको कॉल बैक कर देते हैं कि अच्छा मुझे ऐसा मैसेज रिसीव हुआ है, तो आगे से वो एक मिनिमम अमाउंट आपसे डिमांड करते हैं कि अच्छा आपका गिफ्ट हम शिप कर रहे हैं, लेकिन कस्टम वालों ने रोका है तो वी नीड दिस 5000, बड़ा मिनिमम अमाउंट आपको बताते हैं ताकि आप पे कर सकें। एक दफ़ा आपने वो पे किया तो दूसरी दफ़ा एक हफ़्ते बाद वो दोबारा कॉल करते कि अच्छा वो इस्लामाबाद में आपकी गाड़ी पहुंची है या जो भी आपका गिफ्ट है, लेकिन वहाँ इस डिपार्टमेंट ने रोका हुआ है और ये वहाँ से क्लियर करवा मिनिमम अमाउंट है जो कि आपने सेंड करना है। सो अब जिस बंदे ने एक दफ़ा अमाउंट सेंड कर दिया है वो चाहेगा चलें एक और मिनिमम अमाउंट है, आई सेंड इट, और ये तरीका जारी रहता है अनटिल अनलेस के आपके अवेयरनेस। और सर अगर आप स्पैम का कोई मैसेज ओपन करते हैं तो क्या आपका फ़ोन हैक हो सकता है इन तरीक़ों के साथ, या वो आपके वायरसेस के जो मसाइल हैं क्या वो हो जाते हैं? सो इट डिपेंड कि स्पैम मैसेज में है क्या। आप नॉर्मली मार्केटिंग के जो मैसेजेस भी होते हैं वो भी अक्सर स्पैम में चले जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्पैम मैसेज आपको हैक कर रहा हो, लेकिन अगेन ऐसा मैसेज जो कि आपके लिए बनाया गया है अटैक के लिए, जिसमें कोई मेलवेयर अटैच है साथ में या कोई लिंक अटैच है जिस पर आप क्लिक कर लेते हैं अनइंटेंशनली, तो वो लिंक भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। वो फिशिंग यूआरएल भी हो सकती है, वो किसी मेलवेयर को रीडायरेक्ट भी करा सकता है। कैसे जाना जा सकता है कि ये मैसेज सिक्योर्ड है और इससे हमारे फ़ोन को कोई नुकसान पहुंच सकता है? अच्छा, तो आपने अगर इन जिस चीज़ों को समझना है तो नंबर वन थिंग है इसके हैकर्स जो टेक्निक यूज़ करते हैं उनको समझना होगा। तो हैकर्स 2-3 टेक्निक्स यूज़ करते हैं। आपको कोई भी ईमेल रिसीव हुआ तो मेक श्योर कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या नहीं। ज़्यादातर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एक बड़ा अनप्रोफेशनल ईमेल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बैंक हैक हुआ है या सम टाइप, तो उसमें आपको बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लगेंगी, नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग, सेंस ऑफ अर्जेंसी। जिस भी ईमेल में आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी मिले कि अच्छा आपका बैंक अकाउंट कंप्रोमाइज़ हुआ है और यहाँ पे क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज करें, फ़ौरन करें, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जो होती है जिस भी ईमेल में आपको मिले सो वहाँ पे ज़रा पास लिया करें। वो आप बेसिकली उनका इंटेंशन ये होता है कि आपको सोचने का टाइम ना मिले। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, और उसमें इंसान क्लिक कर देता है या कोई ना कोई गलती कर बैठता है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई अटैचमेंट है तो मेक श्योर कि वो राइट फॉर्मेट में है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी CV है तो वो CV.pdf होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर एक फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक मुझ पे होने जा रहे हैं तो वो CV.pdf
EXE जो उसकी जो एक्सटेंशन है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट की होगी जो कि नॉर्मली हम यूज़ नहीं कर रहे होते. सो विच मीन कि ये फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो रहा है और ये ईमेल जो है ये इनवैलिड. ये एक रेड डॉट्स हैं, इनको आप लाजमन देखें. अगर आप पर एक अटैक हो गया है, आपकी का डाटा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, ऐसे भी देखने में आया है कि आपके नाम पे या आपकी तस्वीर को इस्तेमाल करके एक सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया गया है. एक हैकर इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकता है, एंड हाउ टू एक्सेस एक प्रॉपर एंड जो आपका एथिकल हैकर है उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? अच्छा, नंबर वन थिंग कि कोई भी अटैक हो, चाहे वो आप बुली हो रहे हैं या ब्लैकमेल हो रहे हैं या आपका कोई फेक अकाउंट बना है या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हो गया, सो हैकर्स आर नॉट द वन जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं. वो आपको गाइड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन आप किसी सिक्योरिटी प्रोफेशनल से ये ना एक्सपेक्ट करें कि वो आपको, ज़्यादा लोग जो हमें अप्रोच करते हैं वो चाहते हैं कि हम अब उनका अकाउंट हैक करें जो जिस बंदे ने हमें हैक किया हुआ है, विच इज़ अगेन एन ऑफेंस एंड एन इलीगल वर्क एज वेल. तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा. उसके लिए हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे FIA साइबर विंग है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. तो नंबर वन थिंग आपने उनको रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है. अच्छा, इसमें बड़े मसले हैं, कुछ छोटे मसले होते हैं, जैसे अगर आपका फेक आईडी बना है तो पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको रिपोर्ट करें, जहाँ पे भी बनाए, फेसबुक पे बनाए, ट्विटर पे बनाए. अगर उसके बाद भी वो टेक डाउन नहीं होता तो फिर आप इन जैसे इदारों को अप्रोच कर सकते हैं जो कि आपको उसकी एक लीगल प्रोसीजर से गुजारते हैं, एक प्रोसेस से गुजारते हैं और वो जो भी मसला है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ NGOs भी हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. डिजिटल राइट फाउंडेशन है, आप उनकी हेल्पलाइन, पर्टिकुलरली अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं या हिरास हो रहे हैं ऑनलाइन, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं. या आपकी वीडियोस या आपकी इमेजेस पे आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, सो दे आर द पीपल जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं टू टेक दैट कंटेंट डाउन. या अगर आप प्रॉपर लीगली जाना चाहते हैं टू मेक अ केस, तो आप वो भी हेल्प आउट करते हैं उस चीज़ में. सही. सर, पाकिस्तान हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कितनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और आपको लगता है कि अब हम जिस एरा में मौजूद हैं, अब हम जिस डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे सिलेबस में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए या नहीं? यस, ये पॉइंट मैं हर जगह रेस करता हूँ कि हमारी करिकुलम का पार्ट होना चाहिए डिजिटल राइट्स. एक बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है तो उसको पता लगता है कि अच्छा मेरे कुछ राइट्स हैं इस दुनिया में, जो कि UN डिक्लेरेशन एक्ट से आपको पता चल जाती हैं. डिजिटल राइट्स का किसी को नहीं पता, क्योंकि हमने इसको कोई दूसरा दुनिया समझे ही नहीं है अभी तक. हम समझते हैं कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ और उसकी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और ना कोई राइट्स हैं और ना कोई उसके रिपरकशन हो सकते हैं. सो बच्चों को ये समझाना, फिर करिकुलम में उसको ऐड करना, सेफ्टी, इंटरनेट सेफ्टी प्लस डिजिटल राइट्स, उनको समझाना ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आगे हमारे पास मेटावर्स आ रहे हैं तो हम और भी डिजिटलाइज होते जा रहे हैं रादर देन लेस डिजिटलाइजेशन. तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए. अच्छा सर, जाते जाते हमें एक तो अपना जो मैसेज देना चाहें आम आवाम के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या, और साथ में एज एन एक्सपर्ट आप पब्लिक सर्विस के लिए लोगों को अपने डाटा को सिक्योर करने के हवाले से कुछ जो एक दो टिप्स अगर आप जल्दी से दे सकें तो. श्योर. तो नंबर वन टिप, देयर इज़ नो डिलीट बटन ऑन द इंटरनेट. हम पिक्चर सेंड कर देते हैं और एक स्टीरियोटाइपिकल जुमला है कि देख कर डिलीट कर दूंगा. सो ऐसा कुछ नहीं होता. एक दफ़ा आपने इंटरनेट पे सेंड कर दिया है, इट्स ओवर फॉर यू. वो डेटा हमेशा के लिए इंटरनेट पे स्टोर हो गया है. सेकंड थिंग, इंटरनेट को आप एक प्राइवेट वर्ल्ड ना समझें कि ये आपकी कोई प्राइवेट स्पेस है जहाँ पे आप कुछ भी कर रहे होते हैं और जिसके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं है या आपके कुछ राइट्स नहीं है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. तो इंटरनेट को एक पब्लिक स्पेस समझें. एनी एक्शन, एनी मूव जो कि आप वहाँ पे कर सकते हैं पब्लिक के सामने, थाउजेंड ऑफ गैदरिंग के सामने, वही एक्शंस आप इंटरनेट पे भी कीजिएगा. अदरवाइज़ कोई ऐसी एक्शन, कोई ऐसी अपनी पिक्चर, कोई अपनी ऐसी वीडियो, चाहे वो फ़न मूड में हो या चाहे इंटीमेट आपके फ़ोटोज़ हैं किसी को सेंड करना है, तो वो ना सेंड करें. सो दैट्स हाउ यू कीप योर प्राइवेसी. क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस आजकल अगर आप FIA साइबर विंग से पूछ लें तो ज़्यादातर केसेस फीमेल्स के और पर्टिकुलरली इमेज बेस्ड अब्यूज़ के आ रहे हैं. इट इज़ अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड, लेकिन इसका डार्क साइड भी थोड़ा सा समझें.
और उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया अदनान। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो कि इस इंटरनेट की दुनिया के, क्योंकि हम में से हर शख्स इस दुनिया के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अदनान के साथ हम मज़ीद सेशंस ऐसे लेकर आते रहें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।